नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि देश की पहली हाइब्रिड कोचिंग अनंत आईएएस कोचिंग में आपको सभी वनडे एग्जाम्स के साथ में सभी पीसीएस एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स की साथ साथ तैयारी कराई जाती है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने 5 अप्रैल को ये अवगत कराया था कि 5 अप्रैल से हम कवच सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें 45 प्रैक्टिस टेस्ट आपके कराए जाएंगे जीएसजीके के और 45 टेस्ट आपके कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग के। आज की कक्षा में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। पहला प्रैक्टिस सेट में आपके हमने नदियों किनारे सभी देश कराए थे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड था। तो दोस्तों, ये दोनों तरह के कॉन्सेप्ट रहेंगे, क्वेश्चन बेस्ड भी रहेगा और इंफॉर्मेशन बेस्ड भी रहेगा। साथ साथ हम आपको इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे और क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके 20 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई। ये लगातार 4 बार प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, इसीलिए इस प्रश्न को हमने शामिल किया है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी आपकी 1957 से लेके 58 के बीच में। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह भी पूछा जा सकता है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई हैं और ये एक पुरा पाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही, जिसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने वाकणकर द्वारा 1957-58 में हुई। तो हमें यह देखिए, यहां से 4-5 फैक्ट मिल गए। एक तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है और डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957 से 58 इसकी खोज की गई। तो 4-5 फैक्ट हमें एक ही क्वेश्चन में मिल गए और ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन बनाया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी को ये जो टॉपिक जो हम आपको कराएंगे ये बड़े ही प्रिय हैं, बार बार इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा कराई गई थी। तो यह कराई गई थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। राखाल दास बनर्जी। तो ये क्या होगा आपका, देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आरडी बनर्जी, इसकी फुल फॉर्म है राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन सी आपका सही है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। यह सवाल भी 6 बार पूछा गया, मृतकों का टीला वाला सवाल। तो ये जो मोहनजोदड़ो वाला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर यह गहरा है। जब भी कोई एक उत्सव मनाया जाता था, एक आयोजन किया जाता था, उससे पहले एक मतलब सामूहिक स्नान ऐसा सिंधु घाटी में माना जाता है कि एक सामूहिक स्नान करते थे ये लोग किसी भी अनुष्ठान से पहले। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के बारे में बात करेंगे, वो है एक अन्नागार, जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। देखिए, यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि हमने आदिकाल से ही विज्ञान और जो क्या कहते हैं नगरीय सभ्यता को बढ़ावा दिया है और जो विकास के चरणों में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए भारतीय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। यहां से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति मिली है, जिसको शिव से रिलेटेड किया जाता है, भगवान शिव से रिलेटेड किया जाता है। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म में 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और धर्म अर्थ काम मोक्ष में काम भी है, मोक्ष भी है, अर्थ भी है, धर्म भी है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 8 बार ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे की अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये सवाल हमने
ये भी मतलब यहां पर सम्मिलित किया है। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मानव भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्य पुरुषार्थ नहीं है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी में के जनपद जो थे वो संख्या में डैश थे, तो यहां पर उत्तर आएगा 16 महाजनपद थे और ये महाजनपद बन गए। और इसका वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में इसका पहली बार वर्णन मिलता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, 16 सही उत्तर होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो इससे हमें एक फैक्ट यह भी मिल गया कि जो अंगुत्तर निकाय है वो एक बौद्ध ग्रंथ है तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध की राजधानी जैसे गिरिवज्र थी, वत्स की कौशाम्बी थी, कौशल की श्रावस्ती थी और अवंती की उज्जैन थी। ये 4 जो ये महाजनपद थे ये सबसे प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। अगला प्रश्न लेते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति में डैश द्वारा संचालित की गई। तो द्वितीय के यदि नाम आए तो आपको यहां पर देखना है, मैंने आप सभी को बताया था जब राजा का नाम पूछा जाए तो आपको लिखना है अका अक, ठीक है। इसका मतलब द्वितीय अगर होगी तो ये का से शुरू होगा, तो ये का से कालाशोक। कालाशोक इसका सही उत्तर है। अध्यक्ष यदि देखना हो तो आपको मसमोवा लिख लेना है। मसमोवा मतलब महाकश्यप, सबकामी, मोगालीपुत्तिस और वसुमित्र। जब यदि राजा का नाम पूछा जाए तो आपको अकाक लिख लेना है जो मैंने यहां पे लिखा है। और यदि स्थान का नाम पूछा जाए तो आपको लिख लेना है रावे पाक। ये सही ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अका अक, मसोवा और रावे पाक, ये चारों बौद्ध संगीति जो बार बार पूछी जाती है। ऐसा कोई भी आज के समय में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें बौद्ध धर्म से सवाल पूछा जाए और संगीति के बारे में ना पूछा जाए। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूं 100+ बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस ट्रिक को भी आप याद कर लीजिए। जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा धर्म जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैन अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है और पारसी धर्म का भी जो शुरुआत हुई है कहां से हुई? ईरान से हुई। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट यानी जो कि ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। उसके बाद 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर आया, यानी अलेक्जेंडर। कहां से आया? मैसिडोनिया से आया। पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? तो खैबर दर्रे को पार करते हुए ये आया। तो सबसे पहले इसको कौन सी नदी पार करनी होगी? इसको सबसे पहले पार करनी होगी इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। और सिंधु नदी इसका सही उत्तर है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वो 6 तक्षशिला की ओर बढ़ा और उसके बाद उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस को के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई में हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, लेकिन फिर भी पोरस के अदम्य साहस के सामने सिकंदर को अंतिम रूप से झुकना पड़ा और उसका राज्य वापस देना पड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंधु नदी को पार किया था। तो सिंधु पहले खैबर दर्रे को पार करके आया, फिर सिंधु नदी को पार किया। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सही सी इसका सही उत्तर है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा, जिसका राज्यकाल 415 से लेकर 455 ईस्वी पूर्व था, ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में कराई। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। और तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और
कहा जाता है कि इसने सभी जो भी ग्रंथ थे, जो भी शैक्षणिक ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म का महायानी जो जो भी ग्रंथ थे, उसने इसमें आग लगा दी और 9 महीने तक लगातार ये ग्रंथ जलते रहे। इतने ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा विश्वविद्यालय की, 9 महीने तक उसमें आग लगी रही, वो जलते रहे। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे, तो इसका सही उत्तर होगा पल्लव, और पल्लव वंश की ही स्थापना राजा सिंह विष्णु जी ने की थी। 575 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक इनका शासन रहा। पल्लव वंश के शासक थे। सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु थी। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि किरातार्जुनीय के रचयिता भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इससे हमें क्या क्या फैक्ट मिल गए कि एक तो किरातार्जुनीय के जो रचनाकार थे वो कौन थे, भारवी थे, ठीक है। और राजा सिंह विष्णु 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक इनका शासन था, और यही पल्लव वंश के संस्थापक भी थे, ठीक है। इन्होंने ही कौन से सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित किया अपना साम्राज्य। साथ साथ आपको यह भी बताते चलते हैं कि सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो 2 संस्थापकों का नाम हमें याद रखना है, सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की थी और सिमुक ने सातवाहन की थी। सातवाहन के खंडरों पर ही बाद में पल्लव वंश फला फूला, और इनके दरबार में ही, राजा सिंह विष्णु के दरबार में ही किरातार्जुनीयम के लेखक या रचनाकार भारवी मतलब संरक्षण पाते थे। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। तो विंध्य शक्ति कौन सा के, वाकाटक यदि नाम आए तो वाकाटक संस्थापक विंध्य शक्ति का नाम आपको लेना है। ऑप्शन ए सही है, वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग तथा बरार आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विंध्य शक्ति का उल्लेख वायु पुराण तथा जनता लेख में मिलता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। साथ साथ ही बच्चों आपको एक चीज महत्वपूर्ण बताता चलता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट तो हम करते ही रहेंगे, साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रेटेजी पर भी आपको फुल ध्यान देना है। स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है कि जैसे आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इतने प्रश्न इससे आने, इतने प्रश्न इतने आने, इतने प्रश्न इससे आने हैं। अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो मैथ पर पूरा जोर लगाइए। वहां पर आपके अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 25 पूरे आपके होने चाहिए। 35 आते हैं तो 35 में से पूरे आपके आने चाहिए। 35 में से यदि 32 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको जो क्या कहते हैं एक बढ़त मिलेगी। तो अपना जो आपका सब्जेक्ट सबसे अच्छा है उस पर पकड़ कभी मत छोड़िए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचना कौन कौन सी नहीं है ये हमें देखना है। विक्रमोर्वशीयम इनकी रचना है। इन्होंने उर्वशी और पुरुरवा के जो प्रणय संबंध के ऊपर ये किताब लिखी। रघुवंशम भी इन्होंने ही लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इन्होंने लिखी। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी, और बाद में उनके पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पढ़ना। और लेकिन यहां पर ऑप्शन सी ही एक अलग है क्योंकि ये कामंदक की रचना है। कामंदक के द्वारा नीतिसार लिया गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं आप। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने पौराणिक कथाओं तथा दर्शन को आधार बनाकर अनेक रचनाएं की, जिनमें विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख है। नीतिसार राज्य शास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? कामंदक हैं। देखिए कामंदक इसके रचनाकार हैं। उसके बाद प्रश्न 12, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो इस कोणार्क मंदिर को क्या कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पगोडा, यानी काला पगोडा भी कहा जाता है क्योंकि काले रंग के पत्थर से यह बना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा शहर के पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था, जो गंग वंश के प्रसिद्ध राजा थे। रथ के आकार का यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। साथ साथ आपको एक फैक्ट और भी बताते हैं
कि ब्लैक पगोडा के साथ में व्हाइट पगोडा भी उड़ीसा में ही है। और व्हाइट पगोडा किसे कहा जाता है? जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पगोडा यानी व्हाइट पगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में गंग वंश के ही राजा अनंतवर्मन चोड़ुगंग देव के द्वारा कराया गया। तो कितने 2 3 4 फैक्ट हमें यहां से मिल गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हमें याद रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं, टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ डैश में स्थित है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, यानी कीर्ति स्तंभ या विक्ट्री जो टावर है वो बनवाया। और कहां बनवाया? राजस्थान में कराया। ऑप्शन बी की आपको एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के स्थित यह स्तंभ है, जिसमें मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं कि हाल ही में एक मुद्दा गरमाया था कि क्या बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। तो मैंने आप सभी को उसके बारे में एक वीडियो भी बना के दिखाया था कि बिल्कुल कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि राणा सांगा ने कभी बाबर से कोई भी मतलब उसको न्योता भेजा हो या उसके पास दूत भेजे हुए या उससे संपर्क साधने का प्रयास किया हो। राणा सांगा उस समय भारत के बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, तो उनको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी कि वो बाबर से कोई भी ऐसा संपर्क स्थापित करें। और मैं आपको यह भी बताते चलता हूं कि राणा कुंभा के ही परपौत्र हुए राणा सांगा। तो यही राणा कुंभा हैं जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था, और इन्हीं के परपौत्र हुए राणा सांगा, जिनकी एक आंख, एक पैर और एक हाथ घायल होने के बाद भी, शरीर में 80 घाव होने के बाद भी उन्होंने युद्ध से विमुख नहीं हुए थे। तो ऐसे ऐसे महान राजा हमारे भारतवर्ष में हुए हैं जो कि विक्ट्री के साथ में, विजय के साथ साथ में भी अद्भुत पराक्रम के स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरल की राजधानी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित एक विष्णु हिंदू मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर केरल की संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। तो ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर हिंदू मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। अलबेरुनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो इसने अरबी भाषा में लिखी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अलबेरुनी है। यह अरबी भाषा में लिखित है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो जानकारी है उसका प्रमुख स्रोत है। अलबेरुनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा था तथा गीता और पुराणों का अध्ययन किया था। अलबेरुनी ने गीता से बहुत ही प्रेरणा ली थी, बहुत ही प्रभावित हुआ था। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी जो पद्मावती थी वो चित्तौड़गढ़ के किले से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। ये चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन ने 7 माह तक युद्धरत होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। देखिए बच्चों, ये गलत जानकारी है। ये जो जानकारी है ये थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, और ये जो जानकारी हमने ली है ये जानकारी मतलब यूथ कंपटीशन गाइड के में ही ये इंफॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी भी जो राय रतन सिंह थे या राणा रतन सिंह थे उन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो ये जानकारी यूथ कंपटीशन टाइम्स में गलत लिखी हुई है और ये जानकारी आपको करेक्ट कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश के द्वारा मारा गया था। तो बाबर के साथ में 1526 में इसका युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक पूरा वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, तो आपको इसके लिए और भी एक्सप्लेनेशन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, विट्ठल मंदिर
स्मारकों में से इनमें से किस समूह में शामिल है? तो ये हम्पी के स्मारकों में शामिल है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। हम्पी में स्थित स्मारकों में समूह विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ, और विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक थे। खुद बाबर ने कहा है कि यदि राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हैं तो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा कृष्णदेव राय हैं। यह मंदिर भगवान विट्ठल विष्णु भगवान को समर्पित है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक मुस्लिम संत डैश में एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। एक मुस्लिम संत थे। मुस्लिम संत कौन थे? ये शेख सलीम चिश्ती थे, जिसके नाम पर अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा था बचपन में। शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी। चिश्ती सिलसिले के ये एक सूफी संत थे। चिश्ती जो सिलसिला है ये एक सूफी जो संत होते हैं उन्हीं का एक सिलसिला है। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी कुछ समय मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना गया। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनाया गया था। तो जब भी आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो वहां पर आपको शेख सलीम चिश्ती की आपको दरगाह मिल जाएगी, मकबरा मिल जाएगा। आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, आज के प्रैक्टिस सेट का है, तुलगमा क्या है? तो तुलगमा एक पद्धति है जिसमें अपने जो अपोनेंट के ऊपर जब हम हमला करते हैं तो कुछ टुकड़ी जो हमारी पार्श्व से आती है, मतलब साइड से आती है, दोनों साइड से, थोड़ी देर बाद में, और हम सामने की लड़ाई में अपना 75% सेना को भेजते हैं। तो अपनी 70 to 75% सेना को सामने से भेज दिया जाता है, और करीब 15% सेना को बोला जाता है कि आप थोड़ी देर बाद साइड से आक्रमण करना। और तुलगमा पद्धति को अपनाने वाला जो सबसे पहला जो आक्रमणकारी है वो था बाबर, जिसने, जो कि एक मुगल शासक था, और बाबर के द्वारा ही इसको इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये सामने से एक सेना आ रही है, इससे आपको लड़ना है, तो यहां से आपकी 70% सेना जाएगी, और दुश्मन जब आप यहां लड़ रहे होंगे तो आपकी 15% सेना आपकी यहां से साइड से लड़ने आ जाएगी। तो क्या होगा? दुश्मन घबरा जाता है। ऐसे ही इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। 1526 की पानीपत की लड़ाई में सबसे पहले तुलगमा पद्धति का उपयोग किया था बाबर में। तो बच्चों, आज की ये क्लास थी, आज के 20 क्वेश्चन थे, आज के प्रैक्टिस सेट थे, और ये क्वेश्चन कुछ नहीं तो 20-20 बार सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप सभी को मेरा ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी रीच मतलब अब बच्चों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम इस प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे। हमने अभी 45 प्रैक्टिस सेट ये सोचकर माने हैं कि 15 से 20 मई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी अच्छी तैयारी करें। और ये प्रैक्टिस सेट के साथ में भी आपका जो अपना जो करिकुलम आपने बनाया हुआ है, जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ, उससे आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट जरूरी है रिवीजन के साथ में। आपकी रिवीजन अपनी होनी चाहिए, साथ में प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।